हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर एग्जाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं टॉप 10 क्वेश्चन को जो एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन जो है फिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन इसी तरह से दिया जाएगा और डाटा सिर्फ चेंजेज रहेगा। तो आइए देर न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर इरा देखिए, कितना सिंपल और बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कि समीकरण जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी इस इक्वेशन मतलब दिया गया है तो उसका पूछ रहा है कि ढाल क्या है, यानी स्लोप क्या है। तो मेरे दोस्त, स्लोप निकालने के लिए पहले तो इक्वेशन को आपको लिखना पड़ेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसा तो ये दिख नहीं रहा है, तो ऐसा बना लीजिए। तो यहाँ से 3y बराबर हो जाएगा -5x और इधर जाएगा तो ये +19 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर आप लिख सकते हैं -5/3x प्लस 19/3 हो जाएगा। देखो तो ये y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया। अरे मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान दो, ये y बराबर एम एक्स प्लस सी यानी ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस फॉर्म में आपका इक्वेशन दिखने लगा, तो इससे तुलना कर दीजिए। ठीक है, तो यम आपका स्लोप होता है, तो यम की जगह पर क्या है, -5/3 है। तो आपका राइट आंसर हो गया -5/3। ये देखिए, सिंपल सिंपल एडवांस के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं रेलवे में, लेकिन आपको कंसेप्ट पता रहेगा तभी बनेगा, नहीं पता रहेगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की माप 20 सेंटीमीटर है तथा इसका एक कर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, समचतुर्भुज है, प्रत्येक भुजा उसका प्रत्येक साइड दिया है 20 20 20 20 और एक कर्ण यानी एक डायगोनल आपको दिया है। ठीक है, वो कितना है भाई, तो ये है 24। तो अगर हम दूसरा डायगोनल खींचें यहाँ से, ठीक है, तो आपको पता है ये थ्योरम कि जब भी हम समचतुर्भुज में दो डायगोनल को खींचते हैं तो वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है और वो एक दूसरे को समद्विभाज भी कर देता है। तो मेरे दोस्त, ये आपको 24 था तो ये 12 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, यहाँ पर 90। ठीक है, यानी कि वो एक दूसरे पर लंब हो जाएगा। तो अब आपका क्वेश्चन बन गया। ये देखो, तो 90 हो गया, तो सामने वाला आपका क्या होगा, कर्ण। अरे मेरे दोस्त, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर 90 डिग्री है, तो सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा, हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस आपको 20 है, इसको लंब मानिए, आधार मानिए। तो 12 है, तो ये भुजा कितना हो जाएगी, 16। अरे मेरे दोस्त, 20 12 16 ट्रिपलेट होता है। कैसे, देखो तो, 4 5 20, 4 3 12, 4 चौके 16, 5 3 5, 5 3 4 तो आपको पता ही है कि ट्रिपलेट होता है। तो इसको हम 4 से कटाए थे तो 4 से गुणा भी कर देंगे, तो यहाँ पर 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 4 आपको 20 हो जाएगा। देखो तो वही बात आ गया। तो 12 20 16 आपको ट्रिपलेट होता है, तो ये आपको भुजा की ए मतलब डायगोनल का आधा यानी कि समद्विभाज जो कर रहा है, तो ये 16 हो गया, तो ये भी 16 हो जाएगा। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल। तो मेरे दोस्त, सबको पता है कि क्षेत्रफल समचतुर्भुज का होता है 1/2 d1 मल्टीप्लाई बाई d2। ठीक है, तो 1/2 d1 कितना हो गया, 12 दूना के 24 और d2 हो गया 16 दूना के 32। तो 2 से 12 बार में आपका आंसर आ जाएगा 12 दूनी के 24 के 4 और 12 तिहाई 36 2 38 यानी कि 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, ये सब फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है कि परवेज शहर ए का रहने वाला है। देखिए, क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। परवेज शहर ए का है, ठीक है, ये परवेज है, परवेज शहर ए का रहने वाला है और गौतम शहर बी का रहने वाला है। एक गौतम है, गौतम शहर बी का रहने वाला है। वो एक ही समय में एक ही मार्ग से एक दूसरे के कस्बों की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। मतलब परवेज जा रहा है गौतम की ओर और गौतम जा रहा है परवेज की ओर। वे रास्ते पर कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। गौतम से मिलने के बाद, यहाँ पर मतलब एक गौतम से मिला कौन, परवेज को अपने गंतव्य तक पहुंचने में 16 घंटे लगते हैं। ये पहुंचने के बाद परवेज जो है 16 घंटा लिया। ठीक है, जबकि गौतम को परवेज के शहर तक पहुंचने में 4 घंटा लिया। अगर गौतम मिला परवेज से तो ये 4 घंटा लिया। ठीक है, आराम आराम से समझो एकदम।
बोला यदि परवेज ने 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा की तो गौतम की चाल, तो परवेज का चाल दिया है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको एक इक्वेशन मैं हमेशा बताता हूँ कि V1 बटे में V2 बराबर होता है रूट अंडर T2 बटे में T1। ठीक है, ये रूट अंडर में होता है। ये इक्वेशन को कब हम अप्लाई करते हैं, जब वो बंदा जो है दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद बीच में तब अपने डेस्टिनेशन पर जाने लगता है। यानी परवेज यहाँ पर मिला फिर गौतम की ओर जाने लगा, और गौतम यहाँ पर मिला फिर परवेज की ओर जाने लगा, तो ये आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अगर इसका प्रूफ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं प्रूफ भी करा दूंगा। ठीक है, तो V1 कितना है 40 और V2 आपको निकालना है, और T2 कितना है 4, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और T1 कितना है 16, तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा आपको 4। तो ये कितना हो गया 1/2, तो V2 बराबर हो जाएगा आपका 40 गुना के 80 किलोमीटर पर आवर। यानी गौतम की जो चाल है 80 किलोमीटर पर आवर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है कि 400 आदमी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये सब फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है। यदि 400 आदमी 15 दिनों में 600 किलोग्राम चावल की खपत करते हैं तो 12 किलोग्राम चावल की 30 आदमी कितने दिन में खपत करेंगे मेरे दोस्त। M1D1 बटे में W1 बराबर M2D2 बटे में W2 आपको पता होगा। ठीक है, यानी वर्क जो होता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं और बाकी सब को ऊपर रखते हैं। M1D1 अगर T1 भी आ जाए तो T1 को भी ऊपर रखते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 400 आदमी है और भोजन कितना दिन के लिए है 15 दिन के लिए है चावल, और टोटल कितना है 600 चावल की खपत करता है। ठीक है, और बराबर M2 कितना है, M2 आपको 30 आदमी है, और D2 आपको पूछ रहा है, और W2 कितना है 12 किलोग्राम चावल का खपत करता है 12। बस आपका आंसर आ गया, काट दीजिए। देखो कैसे, देखो देखो 200 दूना के 400, 200 तिया 600, 3 चौके 12, 2 से 15 बार में 15 से 15 कैंसिल, D2 बराबर क्या आ जाएगा, D2 बराबर आपका आ जाएगा 4 डेज। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक कक्षा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत उम्र जो है 10 वर्ष है। यदि शिक्षक की उम्र को भी शामिल कर दिया जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो शिक्षक की उम्र क्या है मेरे दोस्त। इसको आप बनाइए एक लॉजिक से, उसको कहते हैं मेंटेन एक्स्ट्रा। ठीक है, हालांकि ये कोई मेथड नहीं होता है, आपका एक लॉजिक होता है कि इसमें क्या करना पड़ेगा। पहले सबसे पहले देखिए कि 24 छात्रों का औसत 10 है, तो मान लीजिए कि 10 वर्ष पर मेंटेन किया। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि यदि शिक्षक की उम्र को भी शामिल कर लिया जाए तो 24 छात्र छा और एक शिक्षक आ गया, तो औसत उम्र में वृद्धि हो गई कितना की 1 की। तो मेरे दोस्त औसत उम्र में 1 की वृद्धि हो रही है, तो सब में एक 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 की वृद्धि होगी, तो 25 में 1 की वृद्धि होगी, तो ये हो जाएगा 25 बरिस। ठीक है, तो ये 25 बरिस से हो गया एक्स्ट्रा, और 10 बरिस आपका मेंटेन किया, तो 10 और प्लस 25 आपका कितना हो जाएगा 35 बरस। नहीं तो फिर बेसिक से बनाते रहिए, बेसिक से बहुत ही सिंपल मेथड होता है। अगर इसको आपको समझना है तो एवरेज पार्ट 3 आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, एवरेज पार्ट 3, और ये बहुत सारे एग्जाम में आपको पूछा भी गया है। ठीक है, तो आपका कितना आंसर हो गया 35 वर्ष यानी कि 35। आइए क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि किसी साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो अच्छा दर पूछ रहा है, रेट 3 गुना करने का मतलब क्या हुआ, राशि 100 है तो 200 यानी 300 हो गई, 3 गुना हो गई। अरे मेरे दोस्त 100 से 300 पर जाएंगे तो 3 गुना हो गई। तो पी था और अमाउंट आपको हो गया 300, तो एसआई कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंट यानी 200। और एसआई में आपको पता है कि आर टी छिपा होता है, यानी R% और टी छिपा होता है। अरे मेरे दोस्त एसआई कैसे निकालते हैं, पी का RT% यानी R% T। ठीक है, तो एसआई में आपको क्या छिपा है, R और T। ठीक है, तो R% और T आपको छिपा हुआ है। तो यहाँ पर दिया है 20 वर्ष, समय हो गया 20 वर्ष, तो रेट कितना हो जाएगा 10 वर्ष। अरे 10%, अरे तभी ना 20 दहा में 200 होगा मेरे दोस्त। एकदम सिंपल लॉजिक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, 10%। आइए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
2 वर्ष में एक मूलधन 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपया अधिक है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सिंपली इसके कहने का मतलब हो गया कि एसआई और सीआई के बीच 10 रुपया का डिफरेंट है, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल इफ द रेट ऑफ दिस 5% एंड ईयर यानी कि 2 ईयर। ठीक है, तो आपको हमेशा एक चीज मैं बताता हूं कि सीआई माइनस एसआई आपको पूछे तो P इंटू आर बटे में 100 टू दी होल स्क्वायर, ये होता है 2 वर्ष के लिए, फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, लेकिन अगर 3 वर्ष के लिए दिया जाए सी आई माइनस एस आई तो ये होता है पी आर बटे में 100 टू दी होल स्क्वायर इंटू ये एक्स्ट्रा टर्म आपको गुणा हो जाता है 300 प्लस आर बटे में 100। ठीक है, तो हमें 2 वर्ष के लिए निकालना है तो डायरेक्ट सूत्र बैठा देते हैं। 10 रुपया ज़्यादा है यानी डिफरेंट 10 रुपया दे दिया। ठीक है, पी आपसे पूछ रहा है, आर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 100 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा, स्क्वायर है तो देखिए तो 25 चौके 100, 400 दहा में 4000, पी बराबर कितना हो गया 4000 4 की। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8, बोला कि वर्तमान में माया और छाया की उम्र का अनुपात 6:5 है, यानी माया छाया का अनुपात दिया है वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम, यानी कि एको वर्ष आगे पीछे नहीं। ये है माया और ये है छाया, 6:5 है। बोला है कि अब से 15 साल बाद यानी 15 साल बाद की अब बात किया जा रहा है, उसका अनुपात 9:8 में बदल जाता है, यानी 9 से 8 हो जाता है। ठीक है, 9:8 हो जाता है, माफ कीजिएगा 9:8 हो जाता है। तो पूछ रहा है कि माया की वर्तमान उम्र क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है। तो 1 है और इसके बीच का डिफरेंट 1 है। आप कहोगे कि सर ये क्यों देख रहे हो कि डिफरेंट आपको बराबर है या नहीं। मेरे दोस्त जैसे यहाँ पर समझो, मैं हूँ और मेरा भाई है। ठीक है, मैं यहाँ पर 10 साल का हूँ, मान लीजिए मेरा भाई 15 का है। जब मैं 20 साल का हो जाऊँगा, 10 वर्ष बड़ा, तो मेरा भाई भी 10 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो 15 10 हो जाएगा 25 वर्ष। तो अगर वर्तमान में भी देखा जाए तो मेरे और मेरे भाई के बीच 5 वर्ष का अंतर, और 10 वर्ष बाद भी देखा जाए तो 20-25 में 5 वर्ष का अंतर। इसीलिए यहाँ पर अंतर हमेशा देखा जाता है कि हमेशा अंतर जो होता है डिफरेंट सेम होता है, और सेम नहीं होगा तो आपको सेम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो सेम है एक एक, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप टोटल में डिफरेंट देख लीजिए, तो 8 में से 5 गया 3 और 9 में से 6 गया 3, यानी टोटल में डिफरेंट है 3 यूनिट का, लेकिन क्वेश्चन दिया है 15 वर्ष। ठीक है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू 15 वर्ष, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5 वर्ष। तो पूछ रहा है माया की वर्तमान उम्र, तो माया की वर्तमान उम्र 6 यूनिट है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 30 वर्ष। देखिए ये सब फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, 30 साल, और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर बोल रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपया कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर 20% लाभ, मान लीजिए कि इनिशियल सीपी उसका 100 रुपया था, तो 20% लाभ पर बेचता है, यानी एसपी हो गया 20% अधिक यानी 120। अब बोला है कि उसे 20% कम में खरीदता है, 100 में अब नहीं खरीद रहा है, 20% कम करके खरीद रहा है, 80 में खरीद रहा है, और 5 रुपया कम में बेच रहा है, तो उसे 25% का लाभ हो रहा है। तो 80 पर अब 25% का लाभ हो रहा है। ये SP2 हो गया, SP1 माफ कीजिएगा, ये CP1 हो गया, और ये CP2 हो गया, और ये SP2 हो जाएगा। ठीक है, तो 80 पर 25% का लाभ यानी 80 मल्टीप्लाई बाई 125 बटे में 100, तो 25 5 125, 25 100 के 100, 4 से 20 बार में 20 5 आपका आ गया 100। लेकिन यहाँ पर SP1 है 120 और SP2 है 100, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 रुपये का डिफरेंट है। ठीक है, तो 120 और 100 में कितना का डिफरेंट, तो आप कहोगे कि सर 20 यूनिट का डिफरेंट, लेकिन क्वेश्चन दिया है 5 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/20 यानी 1/4 रुपया। तो आप पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य यानी इनिशियल आपको सीपी क्या था। तो देखो तो इनिशियल सीपी क्या था 100 था, तो 100 का 1/4 कर लीजिए, 1/4 तो कितना हो जाएगा 25 रुपया। ये सब फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, सिर्फ डाटा चेंज होता है, बनाने का तरीका यही रहता है। ये क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 11। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे हिसाब से।
ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ दे तो आप भर में पड़ जाएगा कि यार इसका क्या होगा यार, फैक्टोरियल में दे दिया है। तो मेरे दोस्त एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे आपसे बोलूँ मैं 12, 15, 20, देखिए फेमस ये तीनों वर्ड है, डिजिट है, ठीक है, अंक है, क्योंकि टाइम एंड वर्क में इसका बहुत यूज पड़ता है 12, 15, 20। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले बड़ा वाला का फैक्टर करके लिख लेते हैं। तो हम लिख लिए 5 गुना के 10 गुना के 20। अब उसमें हम 15 को खोजेंगे कि 15 है कि नहीं। तो देखो तो 5 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो 5 तिहाई 15 हो गया। अब खोजेंगे 12 को, 4 तिहाई 12 होता है, तो 2 दूनी के 4 भी है और 3 भी है। तो आपका एलसीएम हो गया यहीं 5 गुना के 10 गुना के 20 तिहाई 60। ठीक है, अगर मैं और कुछ एग्जाम्पल लूँ, यानी 8, 7 और 6 का, तो सबसे बड़ा 8 है तो 8 को ले लेते हैं। तो 4 दूना के 8। अब खोजेंगे 6 को, तो 2 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब खोजेंगे 7 को, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका ये एलसीएम आ गया। उसी प्रकार फैक्टोरियल 11 सबसे बड़ा है, तो इसमें एक 11 का फैक्टोरियल ले लीजिए और खोजिए कि इसमें 9 का फैक्टोरियल है। तो मेरे दोस्त 11 का मतलब होता है 11 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर 9 से लेकर शुरू किया जाए तो 9 का फैक्टोरियल है, और 8 का फैक्टोरियल इसमें खोजा जाए तो 8 से लेकर शुरू किया जाए तो 8 का फैक्टोरियल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो सबसे बड़ा है यानी 11 का फैक्टोरियल आपका आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्त एलसीएम निकालने का इससे शॉर्ट मेथड नहीं होता है। ठीक है, तो ये रहा आज का पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे इसका पार्ट 2। और आपको किसी एक स्पेशल टॉपिक यानी चैप्टर पर भी आपको वीडियो चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।